कांग्रेस ने जो गड्ढे खोदे थे तेजी से भरे जा रहे हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा। टुडे इट हैज बीन एक्सपोज्ड। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा 30 लाख सरकारी नौकरियां। डरो मत, बोलो हमारा घर रेड करना है, हमको 50,000 लिस्ट चाहिए। Last phase polling on 1st of June. Date of counting in the entire country would be 4th of June. नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। चुनाव इंडिया की तारीखों का ऐलान हो गया है, यानी कि लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होंगे। तो अब नजर अहम तारीखों पर, यानी कि कब कब वोट डाले जाएंगे, वोटिंग के दिन कौन से है। पहला चरण 19 अप्रैल को, यानी कि वोटिंग का जो प्रक्रिया होगी वो 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। दूसरा चरण कब होगा? दूसरा चरण 26 अप्रैल की तारीख तय किया गया है, यानी कि दूसरे चरण के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। और तीसरे चरण पर अब नजर डालते हैं 7 मई, अगली तारीख है 7 मई। 7 मई को 94 सीटों के लिए तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। और फिर चौथा चरण 13 मई है, जिसमें 96 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। यानी कि ये अहम तारीखें हम आपको बता रहे हैं। आपके राज्यों में अलग अलग चरणों में वोट डाले जाएंगे। तो चौथे चरण के बाद अब बारी 5वें चरण की। 20 मई को 5वां चरण होगा। यहाँ पर जो 5th फेज है उसकी 46 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। छठा चरण, उसकी तारीख है 25 मई। यहाँ पर 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। और 7वां जो चरण आएगा इसके बाद 1 जून, यानी कि जो आखिरी फेज है उसकी तारीख 1 जून है और उसकी 57 सीटों के लिए फिर वोट डाले जाएंगे। और आपको बता दें कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल वो राज्य हैं जहां पर सभी 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। और रिपोर्ट कार्ड का दिन, यानी कि नतीजों के ऐलान का दिन 4 जून तय किया गया है, यानी कि वोटिंग से लेकर नतीजों तक इसमें 46 दिन लगने वाले हैं। तो एक करीब 1 महीने से लंबा ये पूरा कामकाज रहेगा वोटिंग का और फिर चुनावी नतीजों के ऐलान का। और अब कुछ अहम राज्यों पर नज़र डाल लेते हैं जहां पर अलग अलग फेज में वोट डाले जाएंगे। और ये तारीखें अभी सभी आपके सामने कुछ ही पलों में। तो कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर सभी 7 फेज़ों में वोट डालने जाने वाले हैं। तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 फेज़ में ये चुनाव होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 80 सीट, सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा से उत्तर प्रदेश से आती हैं और इसमें भी 7 फेज़ लगेंगे, यानी कि सभी फेज़ में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में वोट डाले जाएंगे। अगला राज्य बिहार, 40 सीटों वाला बिहार, जहां पर पिछले बार 2019 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था एनडीए ने। यहां पर भी 7 फेज में चुनाव कराने की बात चुनाव आयोग ने आज की है। तो इसको लेकर भी तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि ऐसा क्यों है कि कुछ राज्यों में सभी फेजेस में चुनाव हो रहे हैं लेकिन विपक्ष खासा नाराज दिख रहा है। लेकिन एक सुचारू और बेहतर तरीके से वोटिंग कराने के लिए तय किया गया है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सभी फेजेस में धीरे धीरे कर वोट डालने की प्रक्रिया कराई जाएगी। 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश पर अब नज़र डालते हैं। यहाँ पर भी 4 फेज में चुनाव होना है। 29 सीट हैं। पिछली बार 28 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिली थी, 1 सीट यानी कि छिंदवाड़ा जो कांग्रेस के खाते में गया था। तो 29 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में 4 फेज लगेंगे और इसमें फिर वोट डाले जाएंगे। 25 सीटों वाले राजस्थान, जहाँ पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा, बेहतरीन रहा, शानदार रहा और खासी मशक्कत वहाँ पर विपक्ष को, कांग्रेस को करनी होगी। खासतौर से जिस तरह का विधानसभा का नतीजा सामने आया था, विधानसभा के रिजल्ट्स आए थे, तो इसको मशक्कत करनी होगी। लेकिन 2 फेज़ में राजस्थान में
वहाँ पर चुनाव होंगे, यानी कि पोलिंग के लिए 2 दिन वहाँ पर तय किए गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा वो राज्य, बड़ा राज्य, इसमें 48 सीटें हैं और 80 सीटों के बाद 48 सीटें महाराष्ट्र से आती हैं। यहाँ पर 5 फेज में चुनाव होगा महाराष्ट्र में और 48 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल अगला राज्य जहाँ पर 42 सीट हैं और यहाँ पर भी मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एकला चलो की नीति पर ममता बनर्जी निकल पड़ी हैं INDI गठबंधन को पीछे छोड़कर, और बीजेपी की भी कोशिश है कि वो आखिरी लम्हों तक इस राज्य से भी पिछली बार के मुकाबले और ज़्यादा सीटें लेकर आए। तो ये वो अहम राज्य हैं जिसमें अलग अलग फेजेस में चुनाव होने हैं और एक लंबी प्रक्रिया की बात भी हो रही है। 46 दिन लगेंगे पहले फेज से लेकर 4 जून तक, जिस दिन चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। और चुनाव आयोग से EVM मशीनों के बारे में भी सवाल पूछे गए। ये सुनते हैं किसी EC ने इस मामले में क्या कहा। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये EVM कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता EVM की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? EVMs आर 100% सेफ। तो चुनावी बिगुल बज चुका है। पक्ष विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर, अपने चेहरों को लेकर तैयार है। बीजेपी के लिए एक बार फिर चेहरा PM नरेंद्र मोदी है और साथ ही जनता को बताने के लिए है कि पिछले 10 साल का कामकाज क्या रहा मोदी सरकार का। बीजेपी का इस बार का मिशन है 370 पार और NDA का 400 पार। इसके लिए PM मोदी की अगुवाई में बीजेपी उतर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण के राज्यों की है, जहां अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो बीजेपी संघर्ष ही करती रही है। लेकिन इस बार बीजेपी को भरोसा है कि ब्रांड मोदी के जरिए दक्षिण में भी शानदार प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मिशन पर उतर आए हैं। PM मोदी लगातार दक्षिण के दौरे पर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने भाषणों में सरकार के विकास की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में ब्रांड मोदी ने बीजेपी को आगे बढ़ाया है और अब राजनीतिक पंडितों को भी लगने लगा है कि दक्षिण में भी यही करिश्मा काम करेगा। तो अब सिलसिलेवार तरीके से हम नज़र डाल लेते हैं दक्षिण के राज्यों पर, जहां पर बीजेपी को मेहनत करनी है वहां पर किस तरह के नतीजे आ रहे हैं और क्या ब्रांड मोदी का मैजिक इन राज्यों में चल पाएगा। सबसे पहला राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। 25 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा के लिए। 2019 में बीजेपी ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। फिर अगला राज्य कर्नाटक, जिसमें 28 सीटें हैं और बीजेपी के लिए राज्य एक तरह से अच्छी खबर लेकर आता है दक्षिण भारत से। बीजेपी 27 सीटों पर यहाँ लड़ी थी और 25 पर उसे जीत हासिल हुई थी। तो कर्नाटक ही दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ NDA बीजेपी के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन इस बार कोशिश होगी कि पिछले बार के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन यहाँ भी हो। केरल, 20 सीटों वाले केरल में बीजेपी 15 पर लड़ी थी, लेकिन कोई खाता नहीं खोल पाई थी, एक भी सीट यानी कि वो नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश लगातार रहेगी कि यहाँ से खाता खुले और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को कांग्रेस के शशि थरूर के सामने बीजेपी ने यहाँ पर उतारा भी है। अगला राज्य तमिलनाडु, एक और मुश्किल राज्य NDA के लिए, बीजेपी के लिए। साथियों की तलाश में बीजेपी इस राज्य में 39 सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी 5 पर लड़ी थी और एक भी जीत हासिल नहीं हो पाई थी। अगला राज्य अब तेलंगाना, 17 सीटों पर लड़ी, 4 पर जीत मिली थी। तो इसमें भी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर भी सीटें बढ़े। हालांकि जो विधानसभा के नतीजे तेलंगाना से आए थे बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आए थे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि इस बार ब्रांड मोदी को आगे कर
बीजेपी अपनी कामयाबी के लिए और अपने जो नारे के लिए 370 पार या फिर एनडीए के लिए 400 पार, उसमें किसी तरह की कामयाबी हासिल कर सके। तो ब्रांड मोदी का साउथ पुश, क्या ब्रांड मोदी दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ को इस बार बढ़ा पाएंगे? हमारे साथ मौजूद है जाने माने ब्रांड गुरु पीयूष पांडे, उनसे बात करते हैं। पीयूष पांडे जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। ब्रांड मोदी इस बार साउथ इंडिया में कितना असरदार रहने वाला है, आप क्या समझते हैं? देखिए, पहले तो हमको ब्रांड का मतलब समझने की जरूरत है। ब्रांड फैक्ट्रीज में नहीं बनती है, लोगों के दिलों में बनती है और धीरे धीरे करके बनती है। साउथ का पहले से झुकाव उनकी तरफ नहीं रहा है, इनफैक्ट नॉर्थ की तरफ भी नहीं रहा है। तो वहां पे उनका दिल से समझाना सबसे ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जो उन्होंने दिमाग से काम किए हैं तो सबने देखे हुए हैं, बहुत काम किए हैं, चारों तरफ काम किए हैं, मगर दिलों को छूना मेरे ख्याल से उनके लिए सबसे बड़ी बात है। और वक्त इतना कम है कि जो कहना था वो कह चुके हैं, जो करना था वो कर चुके हैं, और दिलों को छूना उन्हें आता है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि साउथ इंडिया में जाके वो दिलों को छुएंगे और लोगों को कन्वर्ट कर सकेंगे। जी, तो दक्षिण भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो उनका जो डेमोग्राफिक लैंडस्केप जो है उसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन डोमिनेंट है। ऐसे में ब्रांड मोदी की चुनौतियां कितनी होंगी? देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा रही हैं, मगर चाहे आदमी इंसान किसी भी धर्म का हो, उन्होंने वोट किया है इस तरफ, तो दिल को छुएंगे तो लोग धर्म भूल जाएंगे। यही मेरा सोचने का तरीका है। तो पीयूष जी, ये तो बताइए किस तरह से दिलों को छूते हैं पीएम मोदी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या फिर देश की जनता? वो देखिए, उस बात को वो अच्छी तरह जानते हैं। मैंने उनको अच्छी तरह देखा है, उनके साथ भी कुछ वक्त बिताया है। वो दिल से बोलेंगे तो असर तो जरूर पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। जी, हम साउथ में ब्रांड मोदी के मैजिक की बात कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत में पीएम मोदी की पहुंच इस वक्त कितनी लग रही है? मैं मानता हूं, वैसे मेरा नाम पांडे है, कोई पंडित नहीं है, तो नंबर्स मेरे को गिनना नहीं आता है, मगर मुझे मालूम है ये जो नंबर्स का गेम है, ये नंबर्स 10-12 तक सीमित नहीं होगा। ये मोदी की जीत काफी आगे से बढ़ेगी। और फिर आप देखिएगा कि बात आपने पांडे की मानी है पंडित की। जी, चलिए, जमीन पर ग्राउंड पर ब्रांड मोदी का मैजिक कैसे पहुंचता है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप उनको करीब से आपने देखा है, उनके कामकाज के तरीकों को समझा है, तो कैसे वो अपने जो पहुंच है, जो आप कह रहे हैं कि दिल को छूते हैं, वो कैसे पहुंचाते हैं लोगों तक? देखिए, हमेशा कोई भी ब्रांड हो, ब्रांड डीड्स पे बनती है, भाषण पे नहीं बनती है। तो उन्होंने इतने काम किए हैं कि वो उन कामों का असर दिल तक तो पहुंचता है। अगर आप शुरुआत भी करें कि आप उनके फेवर में नहीं है, जब इतने सारे काम देखते हैं तो आप क्या रुझान बदलता है। तो मैंने उनको देखा है, चीफ मिनिस्टर ज्यादा करीब से देखा है गुजरात में। तो व्यक्ति को रोकना मुश्किल है काम करने से और रिजल्ट्स दिखाने से। मेरे ख्याल से उनकी जो मेहनत है, उनकी जो सिंसेरिटी है, आई थिंक वही रुझान करेगी और वही है जो उनको दिल तक ले जाने का मौका देगी। ये मेरा सोच है। तो अब तो चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, बिगुल बज चुका है, तो क्या पीएम मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता की एक वजह ये भी रही है कि सामने विपक्ष को, अपने चैलेंजर्स को उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है? तो चैलेंजर तो मुझे दिखाई नहीं, तो मैं कैसे बताऊंगा आपको? तो पीयूष जी पांडे, आप ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कोई चैलेंजर नहीं है, ध्वस्त हो चुके हैं सारे? मैं तो या तो अपनी आंखें टेस्ट कराऊंगा या एक्चुअली नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पंडित, एक आखिरी सवाल, पॉलिटिकल पंडित जो कह रहे हैं कि 10-12 सीटें वो दक्षिण भारत से ही बीजेपी के लिए आएंगी, पर आप मानते हैं उससे कहीं ज्यादा सीटें पीएम मोदी लेकर आने वाले हैं बीजेपी के लिए दक्षिण भारत से? नंबर मैंने आपको बताया, मेरी मैथ हमेशा गलत रही थी, तो मेरा दिल कहता है कि नंबर ऊपर जाएंगे। जी,
जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ब्रांड मोदी का मैजिक क्या साउथ इंडिया में चलेगा? अब हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर, जो खुद केरल इंचार्ज हैं। और बात अगर साउथ इंडिया की हो रही है, प्रकाश जावड़ेकर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो अब की बार 400 पार की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? आप तो खुद केरल में हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, ये जनता का चुनाव है। देश को सुशासन मिला है और देश तरक्की कर रहा है, इसका फील सभी लोगों को आ रहा है। और इसलिए मैंने कहा ये जनता का चुनाव है। फिर एक बार मोदी सरकार, और ये तीसरी बार आएंगे और बहुत ही ज्यादा वोटों से आएंगे। मैं अभी केरल में हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि केरल से केवल खाता नहीं खुलेगा, अच्छी संख्या में सांसद चुनकर आएंगे। हम पूरी मेहनत से लगे हैं उसमें, और सभी कार्यकर्ता और लोग जो आज तक कम्युनिस्टों को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, उनके घर में जाते हैं तो भी वो बोलते हैं कि मोदी ने इतना देश के लिए किया है, तो वी विल वोट दिस टाइम मोदी। जी, दिलों को छूते हैं। हम कुछ देर पहले पीयूष पांडे से बात करते, वो कह रहे थे प्रकाश जी, तो दक्षिण का किला एक बड़ी चुनौती रहा है बीजेपी के लिए। तो ब्रांड मोदी इस बार दक्षिण में कितना असर डालने वाली है? केवल इतना नहीं, साउथ इंडिया में सबसे बड़ा संसद की संख्या होने वाला दल भारतीय जनता पार्टी होगा, कांग्रेस नहीं होगा, डीएमके नहीं होगा। उन दोनों से हमारी ताकत बहुत ज्यादा होगी। So we will be the single largest party with maximum number of MPs in South India. चलिए, आप बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन ये बताइए वायनाड में क्या रणनीति रहने वाली है बीजेपी के लिए? वायनाड में हम अच्छा कैंडिडेट देंगे ही, और जोर से लड़ेंगे, और वो भी मजा चखेंगे कि क्या बदला हुआ सीन है। क्रिश्चियन समुदाय जिस तरह से बीजेपी के तरफ आकर्षित हुआ है, और जिस तरह से मुस्लिम कांग्रेस से दूर भाग रहे हैं, ये बहुत, और इड़वा समुदाय का वोट भी जिस तरह से बदल रहा है, मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा चर्निंग केरल में हो रहा है, और उसका नतीजों में परिणाम आएगा, हमें अच्छी सफलता मिलेगी। अब हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद किन राज्यों में बीजेपी अगर 2019 से बेहतर प्रदर्शन करती है तो मिशन 370 पूरा हो सकता है, उस पर नजर डालेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हम लौट रहे इस ब्रेक के बाद। बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है 7 चरणों में लोकसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। और अब बात उम्मीदवारों की, उनसे जुड़े मुद्दों की, राजनीति की और राजनीतिक पार्टियों की। जैसा कि पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर जनता के बीच उतरेंगे, तो बीजेपी की दक्षिण में चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। ये हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें बीजेपी ने 2019 में सीटें तो हासिल की, लेकिन इस बार अगर 370 पार और एनडीए का 400 पार का नारा सही साबित करना है, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करनी होगी। तो वो कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 2019 में बीजेपी को 18 सीटों का फायदा हुआ था, 24 में हार का सामना करना पड़ा था। तो ये वो राज्य है जहां पर बीजेपी की नज़र पिछले 5 सालों में रही है, और बीजेपी ने ज़मीन भी तैयार की है, गुंजाइश बनाई है कि ये जो सीटें हैं 18 से कहीं ज़्यादा इस बार बढ़ें। अगला राज्य उड़ीसा, 21 सीटों वाले उड़ीसा के लिए भी जोड़ तोड़ जारी है, तालमेल हो रहा है, बीजेडी के साथ बातचीत हो रही है। पिछली बार बीजेपी को 8 सीटें इस राज्य से मिली थी, हालांकि हार का सामना 13 सीटों पर करना पड़ा था। तो उड़ीसा वो राज्य है, अगर ये तालमेल आगे बढ़ता है बीजेडी के साथ, तो बेहतर प्रदर्शन एनडीए का हो सकता है।
इस राज्य से और सीटें और ज़्यादा आ सकती हैं। अगला राज्य तेलंगाना, 17 सीटों वाले तेलंगाना में 4 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, 13 में हार। तो ये अगला राज्य है जिसमें अगर बीजेपी और मेहनत करे तो फिर इसमें बेहतर नतीजे आ सकते हैं। असम, 14 सीटों वाले असम में 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, 5 पर हार। तो असम भी वो राज्य है जहां से ये सीटें बढ़ सकती हैं। और हमारे साथ 2 खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार आरती जयरथ और रामकृपाल सिंह दोनों मौजूद हैं हमारे साथ। उनके पास जाने से पहले प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, केरल के इंचार्ज हैं। जावड़ेकर जी, इससे पहले हम लोग बीजेपी का साउथ पुश, मोदी मैजिक का साउथ पुश की चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो हमें आंकड़े यहाँ दिखा रही हूँ, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ आप लोगों ने पिछली बार प्रदर्शन अच्छा तो किया लेकिन हार भी देखना पड़ा था, उसमें सुधार की गुंजाइश है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो तैयारी इन राज्यों के लिए कितनी है आप? महाराष्ट्र में हमें भरपूर बड़ी सफलता मिलेगी, कारण पिछली बार जनता ने हमें सत्ता दी थी लेकिन शिवसेना ने गद्दारी करके वो छोड़ के गए और इसलिए उनके ही साथी हमारे साथ आए। तो लोग जानते हैं और इस तरह से पार्टियां नहीं चल सकती। जो कल तक हिंदुत्व की बात करते हैं, आज मुस्लिमों के लिए पूरी बात बता रहे हैं। मुसलमानों का हमारे यहाँ स्वागत है, लेकिन उसका अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, वो शिवसेना कर रही है। वो शिवसेना के मोटरदाताओं को ही पसंद नहीं आता है। जी, आप शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रकाश जावड़ेकर। और हम चलते हैं सीधे अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स के पास। जो चर्चा हो रही है कि अब की बार यानी कि तीसरी बार मोदी सरकार, तो पिछले बार के मुकाबले या पिछले दोनों बार के मुकाबले आरती जयरथ, तीसरी बार कितना अलग होने वाला है? आप मतलब अभी कह रही थी कि साउथ इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी का जो साउथ पुश है वो नजर आ रहा है। मतलब कई सालों से चल रहा है। ये जो सेकंड टर्म था मोदी जी का, इसमें बीजेपी ने बहुत कोशिश की है साउथ में बढ़ने के लिए। अब कितना बढ़ पाएगी ये अभी मुश्किल है कहना। हम तो यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, साउथ में मूड क्या बन रहा है वो अभी तक पता नहीं चल रहा है। जब कैंपेन शुरू होगा, लोग कैंडिडेट्स पूरे डिक्लेयर हो जाएंगे, तो फिर शायद जनता का मूड पता चलेगा। पर देखिए, आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाया है। जगन रेड्डी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का सेंटिमेंट जो सुनने में आ रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो टीडीपी के साथ बीजेपी ने, मतलब बीजेपी के पास चॉइस था जगन रेड्डी के साथ जाना कि टीडीपी के साथ जाना, और बीजेपी ने टीडीपी को चुना है क्योंकि टीडीपी अब ऑपोजिशन में है, तो शायद एंटी इनकम्बेंसी का जो उनको फायदा है इस तरफ आएगा। तो इट्स बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस है। कर्नाटका में तो बीजेपी का पिछली बार बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था, तो 24 सीटें मिली थी, उससे ज्यादा मिल सकती हैं कि नहीं मुश्किल है कहना। केरल और तमिलनाडु ये हैं 2 प्रदेश जहां बीजेपी के लिए ब्रेक थ्रू करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास। तो अंदाजा यही है आरती की जो एक्स्ट्रा जो सीट्स आने वाली हैं वो साउथ इंडिया से आने वाली है, और ये पुश और ये तैयारी बीजेपी की हमको काफ़ी समय से दिख भी रही थी। लेकिन रामकृपाल जी, वो जो स्टेट्स हैं जो जिसका जिक्र हमने अभी कुछ देर पहले किया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, असम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, यहाँ से भी नतीजे तो आए थे बीजेपी के लिए, बीजेपी के खाते में सीटें आई थी पिछली बार, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करना होगा अगर 400 पार आंकड़ा उनको हासिल करना है तो। निश्चित तौर पर सिकता जी, लेकिन जब हम इस चुनाव के 2024 की बात करते हैं तो बीजेपी ने जो ये 400 और 370 की बात की है, तो जाहिर सी बात है उसका एक आधार हो। बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी, मैं एक बात कहूंगा, केंद्रीय इलेक्शन के लिए
ये डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन ही काम कर रहा है। और बहुत सारे ब्यौरे आए हैं, बहुत सारा मैं चीजों को देख रहा हूं। ये 85 to 90% वोटर ये कहता है कि हम मोदी के लिए वोट कर रहे हैं जी। वो कैंडिडेट के लिए नहीं कर रहा है। तो जहां पे ये स्थिति हो, और दूसरी बात, सिक्ता जी आपने भी बहुत लंबा कैरियर है आपका, आप बताइए कभी आपने ऐसा सेंट्रल इलेक्शन देखा था जिसमें कोई दूसरा विकल्प सामने ही नहीं दिखाई दे? एक बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं अज्ञेय जी, उनकी एक लाइन है कि जीवन कितना आसान होता है जब कोई विकल्प नहीं होता। आज भारत की 96 करोड़ जनता जो वोटर है उसके सामने क्या विकल्प है जी? कौन है? मोदी जी आ रहे हैं 10 साल का काम लेकर के, पहली बात, और आगे 24 साल आगे का भविष्य लेकर के 2047 का, यानी जो 10 साल काम किया है और आने वाले 2047 का 24 साल, ये सिर्फ 24 की लड़ाई नहीं, 24 तक जो काम किया और आगे 24 साल का भारत कैसा होगा, वो एक नक्शा लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल, आप बताइए कि बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए भी है। मुद्दा क्या, ये नाम ही एक मुद्दा बन चुका है विपक्ष के लिए। जैसा कि ब्रेक से पहले जब मैं जो ब्रांड गुरु है पीयूष पांडे, उनसे मैं पूछ रही थी कि पूरी तरह से ध्वस्त क्या कर दिया है क्या उन्होंने अपने चैलेंजर्स को, तो उन्होंने कहा कि चैलेंजर्स की आप बात करिए, मुझे तो आंख टेस्ट कराना पड़ेगा, 10 साल से तो मैंने कोई चैलेंजर देखा ही नहीं। तो विपक्ष के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि क्या वाकई मोदी वो पर्सनालिटी है जिसके इर्द गिर्द पक्ष विपक्ष चुनाव लड़ने वाले हैं, मोदी ही वो मुद्दा है दोनों के लिए। हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।